सो बच्चे आज कंटिन्यू करना है मियोसिस के साथ। तो मियोसिस जो है हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि इसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रहेगा as compared to the parent cell, and this type of division occurs in case of gametic cells, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होती है बेटा। ठीक है। और बच्चे मियोसिस जो है इसमें हमने 2 फेजेस की बात की थी। दैट मियोसिस इंक्लूड्स 2 पर्टिकुलर फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिसमें से सबसे पहले हम मियोसिस 1 कर रहे थे, जिसमें 5 सब फेजेस थे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड फॉर द साइटोकाइनेसिस। Okay, so meiosis 1 and 2. So let's get started with meiosis 1. So meiosis 1 जो है हमने कहा था कि अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो meiosis 1 जो है वो एक रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि इसी फेज के दौरान एक्चुअल क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट फेज में ही रिड्यूस हो जाएंगे, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट फेज क्योंकि इसी फेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा। तो meiosis 1 जो है इट इंक्लूड्स 5 सब फेजेस और 5 मोर फेजेस, जिसमें हमने कहा था प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस। सो उसके बाद एनाफेज फर्स्ट, एंड साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन होगा। ठीक है। सो बच्चे फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे, जो कि अकॉर्डिंगली इस सीक्वेंस में सबसे पहला फेज है। तो सबसे पहला फेज प्रोफेज फर्स्ट। सो प्रोफेज फर्स्ट जो है इट्स अ फेज और फर्स्ट फेज और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। तो ये वो फेज है जिस दौरान क्रॉसिंग ओवर यानी कि मेन पर्पस फुलफिल होने वाला है मियोसिस का। तो इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। इनफैक्ट पूरे मियोसिस का ही ये सबसे बड़ा फेज है, क्योंकि इसी दौरान क्रॉसिंग ओवर हो रही है। वी हैव नियरली 5 सब फेजेस इंक्लूडेड इन प्रोफेज। प्रोफेज में 5 सब फेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले है हमारे पास लेप्टोटीन, उसके बाद था जाइगोटीन, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। उसके बाद थर्ड है पैचिटीन, फोर्थ वन was diplotin, and ultimately fifth one was dikinesis. ठीक है, तो ये 5 पर्टिकुलर सब फेजेस। सो बच्चे सबसे पहला फेज दे रही हूँ इसमें लेप्टोटीन का, तो एक एक करके बात करते हैं चीजों के बारे में। लेप्टोटीन वो फेज है जिस दौरान हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है इनटू क्रोमोसोम। तो बच्चे मतलब सेल जो है गेट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस दौरान सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा, एंड क्रोमैटिन मटेरियल जो भी थ्रेड लाइक है बेटा, तो क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, यानी कि वो क्रोमोसोम बना लेगा।
तो मतलब अभी तक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, सब स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बस अभी क्रोमोसोम बन गया। ये सारे प्रोसेस अब जो आगे वाले होने वाले हैं स्पेस में, तो बच्चों वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल है अल्टीमेटली क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ डीएनए है अकॉर्डिंगली उसके नंबर के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहेगी। तो इसको अलग से शो कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो कंडेंसेशन यहाँ पे नियरली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान जो है क्रोमोसोम फॉर्मेशन जो है वो करना जरूरी होता है, क्योंकि बाकी जो फर्दर प्रोसेस है यानी कि क्रॉसिंग ओवर, उसमें इन्हीं आर्म्स की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, ठीक है। सो लेप्टोटीन के बाद अब सेकंड है जाइगोटीन, जो कि क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये फेज जो है जाइगोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सो लेप्टोटीन के बाद प्रोफेज फर्स्ट का सेकंड फेज दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं gets closer to each other, मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं टू फॉर्म बाइवेलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी बताती हूँ, लेकिन ये टेट्राड स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स की, वो है साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कुछ फाइबर्स दो क्रोमोसोम के बीच में आ जाते हैं और एक ब्रिज लाइक अरेंजमेंट बना देते हैं उनके बीच। तो फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स in between two homologous chromosomes, in between two homologous chromosomes, तो दो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो इस तरीके से हमारे पास सेल है, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिलहाल मैं एक पेयर ही दिखाऊंगी होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो हमारे पास क्या है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब ये दोनों आ गए होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में क्या होता है, क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने के दौरान क्या होता है, बीच में एक ब्रिज लाइक अरेंजमेंट और प्रोटीन फाइबर्स की वजह से एक ब्रिज लाइक अरेंजमेंट बन जाता है, एंड दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछा जाए कि साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है, तो बेटा वो प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में बनता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम बहुत ही क्लोज दिखते हैं, एक बाइवेलेंट की तरह। तो दो क्रोमोसोम है इसीलिए बाइवेलेंट, और दो क्रोमोसोम में 4 आर्म्स है टोटल, तो टेट्राड, ठीक है। तो बच्चे देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास जाइगोटीन स्टेज रहती है। तो बच्चे अब जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज आ चुके हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या है क्लोज आने का, क्रॉसिंग ओवर, ताकि वो जीन सेगमेंट्स रिकम्बाइन कर सके, यानी कि कॉम्बिनेशन हो सके। तो इसीलिए जाइगोटीन के बाद अब हमारे पास थर्ड स्टेज आ रही है प्रोफेज फर्स्ट की। याद रखेंगे अभी मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस नहीं चल रही है, अभी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस हो रही है कंटिन्यू। तो जाइगोटीन के बाद पैचिटीन। पैचिटीन में क्या होता है, इट्स अ फेज व्हेन क्रॉसिंग ओवर यानी कि आर्म्स का क्रॉस करना, क्लोज आना,
और क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी कि जीन्स टूटते हैं और टूटने के बाद रिकम्बाइन करते हैं अलग अलग आर्म्स में, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो इट्स अ फेज वेयर क्रॉसिंग ओवर एंड recombination occurs. तो मैं साइड पे मेंशन कर देती हूँ, recombination is the process of exchange of gene segments between two homologous chromosomes. दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होना। तो ये रिकॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर फेज के दौरान होता है। याद रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है। तो बच्चे इसके केस में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस इज द एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे पास सेल है, तो सेल के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये, ठीक है। अब क्या होगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्लोज आ जाते हैं, उसकी आर्म्स जो है वो आपस में क्लोज आ जाती है। तो बच्चे जहां पे वो क्लोज आएंगे ना, वहां पे ना अगर माइक्रोस्कोपी से हम एनालाइज करेंगे ना, तो वहां पे ऐसा दिखेगा कि कुछ नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स है, यानी कि बंच ऑफ मास। तो बच्चे ऐसा लगता है बीच में कि नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहा जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दो आर्म्स के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, वहां थोड़ा सा उभरा हुआ सा रीजन बन जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन दिखती है वहां पे। याद रखेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अभी ये डिसॉल्व नहीं हुआ है। सो बच्चे फोर्थ स्टेप, पैचिटीन के बाद डिप्लोटीन। डिप्लोटीन यानी कि वो स्टेज जब हमारे पास ये पर्टिकुलर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आर्म सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। सो बच्चे इट्स अ फेज ऑफ सेपरेशन ऑफ आर्म्स। बट आर्म्स जो है वो नॉर्मली सेपरेट नहीं हो गया, ऐसा लगता है कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्मिंग एक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कियास्मेटा। तो कियास्मेटा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास सेल है। अगेन इसके आगे के प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब आर्म्स जो है वो अपना काम कर चुकी है, रिकॉम्बिनेशन जब कर चुकी है वो, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाने के बाद उन्हें सेपरेट होना है। तो सेपरेट वो इतनी इजीली नहीं हो पाती बेटा। सेपरेट होने के दौरान ये आर्म्स जो है ना नॉर्मली इस तरीके से थी, तो बच्चे आर्म्स जो है वो ओवरलैप कर रही थी, ठीक है। तो बच्चे अब ओवरलैप जो है इस तरीके से ओवरलैप कर रही थी। अब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ आर्म्स का, जब वो आर्म्स का एक्सचेंज हो गया तो अब उसे सेपरेट होना है। तो सेपरेट होने के लिए वो क्या करती है, खींचना शुरू हो जाती है, इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाती है। तो सेपरेट होने के दौरान जो है ना स्ट्रक्चर जो रह जाता है, यानी कि इस तरीके से खिंचाव जो होता है, तो एक्स लाइक अरेंजमेंट रह जाता है। तो ये एक्स लाइक अरेंजमेंट रहने की वजह से इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है कियास्मेटा बेटा, ठीक है, कियास्मा या कियास्मेटा, ठीक है। तो बच्चे ये पर्टिकुलर पॉइंट, वेट, कियास्मा, कियास्मा इज द एक्स लाइक स्ट्रक्चर
और बच्चे वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर अटैच रह जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज कियाज्मेटा। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो कियाज्मेटा कहा जाता है। एंड कियाज्मेटा की फॉर्मेशन के दौरान एक वाइट एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कियाज्मा कहा जाता है। तो बच्चे ये कियाज्मा की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और इस टाइम तक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे अब यहाँ पे सेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, अल्टीमेटली आ जाएगा इसके बाद डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस इज अ फेज ऑफ टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन यानी कि क्रोमोसोम अब सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, क्रोमोसोम की टर्मिनलाइजेशन यानी कि सेपरेशन हो जाएगी। अब बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉसिंग ओवर तो हो गई ना, डिप्लोटीन तक हो गई है। तो बच्चे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियोलस, ये सारे स्ट्रक्चर डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, जो प्रोफेज का एक्चुअल एंड है। तो ये सारे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाएगी, और एक क्रोमोसोम फ्रीली आ जाएंगे हमारे पास सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि ओपन रिलीज हो जाएंगे। तो बच्चे क्या क्या हुआ हमारे पास इस केस में? इस केस में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले लेप्टोटीन था जिसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हुए, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, और अल्टीमेटली वो हमारे पास शॉर्टन हो गए और क्रोमोसोम बना लिया। और क्रोमोसोम बनाने के बाद जाइगोटिन स्टेज में वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज आ गए, और क्लोज आने के दौरान बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन गया जो ब्रिज लाइक था, दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीनस था। और बच्चे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इन्होंने क्या किया, आर्म्स की ओवरलैपिंग की, यानी कि क्रॉसिंग ओवर किया। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान उन्होंने कुछ फ्रेगमेंट्स को तोड़कर अलग अलग जगह जोड़ना शुरू कर दिया, अलग अलग क्रोमोसोम पे, जहां जिसकी वजह से बना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो है अल्टीमेटली इसी पोजीशन पे एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद अल्टीमेटली डिप्लोटीन स्टेज में वो वहां पे हमारे पास कियाज्मेटा की और कियाज्मा की फॉर्मेशन होगी, जो कि सेपरेशन को दिखाना शुरू करता है कि आर्म्स ने अब एक्सचेंज कर लिया है, अब वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। और अल्टीमेटली क्या होगा, डायकाइनेसिस से होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तब उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलिस एंड न्यूक्लियोलस, बाकी स्ट्रक्चर डिसअपियर हो जाएंगे, जिसके बाद अब मेटाफेज की तैयारी की जा सकती है, यानी कि अब मेटाफेज स्टार्ट किया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो गया प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, तो अब मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। सो बच्चे अब सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। सो मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि डायकाइनेसिस के दौरान, डायकाइनेसिस के दौरान पूरी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस डिसअपियर हो चुकी है। ठीक है, अब वो डिसअपियर हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर भी पूरा हो चुका है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि ये पूरा प्रोसेस गैमीट फॉर्मेशन के लिए किया जा रहा है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन करनी है तो रिडक्शन तो करनी पड़ेगी, और जो इसी मियोसिस फर्स्ट के दौरान होने वाली है। तो बच्चे अब प्रोफेज फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रियोल जो है वो पोल्स में मूव कर चुके होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है वो यहाँ पे पोल पे आ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना वो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर के साइड्स पे। यानी कि एक चीज आपने माइटोसिस में एनालाइज की थी, वो ये कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था वो इक्वेटर पे था, लेकिन वो चीज बेटा यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे प्लेट बनेगी, मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, स्पिंडल एपरेटस भी बनेगा,
लेकिन माइटोसिस के केस में क्या हुआ था, अगर ये इक्वेटोरियल लाइन थी तो सेंट्रोमियर इस पोजीशन पे था, और बच्चे हमारे पास इस तरीके से सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए थे, दिस वे एंड दिस वे। लेकिन अब जो चीज होगी वो अपोजिट होगी बेटा। यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर इक्वेटर है, जैसे इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पे है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दोनों साइड्स पे होंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। इस तरीके से पहला केस ये था जब सेंट्रोमेयर इक्वेटर पे था। अब दूसरा केस मियोसिस फर्स्ट थे, मेटाफेज फर्स्ट का है, जिसमें सेंट्रोमेयर इक्वेटर पे नहीं है बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों साइड्स है। मतलब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये बाकी दो, ये बाकी दो। इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब स्पिंडल वेब फाइबर्स जो है पहले केस में दोनों काइनेटोकोर से बाइंड किए थे। ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर से, दूसरा वाला स्पिंडल फाइबर दूसरे काइनेटोकोर से। बट यहाँ पे क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे ना वो एक ही काइनेटोकोर को बाइंड करेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का नीचे वाला स्पिंडल उसके होमोलोगस क्रोमोसोम को बाइंड करेगा, उसके दूसरे काइनेटोकोर को नहीं। ठीक है, सो अब स्पिंडल फाइबर ऐसे आ रहा है, दिस वे। ठीक है, पहले केस में दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर एक ही सेंट्रोमेरिक काइनेटोकोर को बाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे अब हमारे पास एक स्पिंडल फाइबर ही एक काइनेटोकोर को बाइंड कर रहा है। तो बच्चे ये अरेंजमेंट है मेटाफेज के दौरान। ठीक है, सो मेटाफेज में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट्स अलाइंड एट द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। सो होमोलोगस क्रोमोसोम gets aligned at both side of equator. और इसी पर्टिकुलर फेज के दौरान स्पिंडल फाइबर अटैचेस काइनेटोकोर। हमेशा स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर को ही बाइंड करते हैं, वन ऑफ ईच क्रोमोसोम। मतलब एक स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर को बाइंड करेगा। ठीक है, सो बच्चे इस तरीके से अब हो गया मेटाफेज कंप्लीट। एंड इसके बाद आ रहा है आपका थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज फर्स्ट। क्या हुआ था माइटोसिस के एनाफेज में, ये स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन होना शुरू हो गए थे, एनाफेजिक मूवमेंट देखने को मिली, यानी कि क्रोमोसोम स्लाइड करते हुए पोल्स की तरफ जाना शुरू कर गए थे। लेकिन उसके केस में क्या हुआ था, हमारे पास एक क्रोमोसोम ये था, दोनों साइड स्पिंडल फाइबर्स बाइंड किए थे, तो जब मूवमेंट की बारी आई थी तो आर्म्स दो में स्प्लिट होके दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ चली गई थी। ऐसा ही हुआ था। तो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम कहा जाता है। तो मतलब काउंट जो है यहाँ पे डबल हो जाता था, जिसकी वजह से हाफ एक सेल में चले गए थे, हाफ एक सेल में चले गए थे। ऐसा ही हुआ था। पर बच्चे इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ा सा अपोजिट रह रहा है। इसके केस में पूरा का पूरा क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड आर्म्स, यानी कि टू क्रोमैटिड सिस्टर्स के साथ वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो माइग्रेट कर जाएगा। रिमेंबर एस फेज में डीएनए की डबलिंग हुई है, क्रोमोसोम की नहीं। क्रोमोसोम जो है वो अभी 23 नीचे है और 23 ऊपर की तरफ है। पहले 46 के 46 क्रोमोसोम माइटोसिस के केस में इक्वेटर पे थे, तो 46 क्रोमोसोम की दोनों आर्म स्प्लिट हुई और पोल्स की तरफ चली गई। अब ये 23 ऊपर और 23 नीचे इक्वेटर के दोनों साइड पे है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम नीचे की तरफ माइग्रेट करेंगे और 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे आर्म्स चाहे डबल है
पर हमारे पास क्रोमोसोम कंटेंट डबल नहीं है। क्रोमोसोम नंबर इस केस में क्या हो जाएगा, 23 और 23 दोनों सेल में, जिसकी वजह से कहा जाएगा कि मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, सो एनाफेज 1 में कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कंप्लीट होमोलोगस क्रोमोसोम होगा माइग्रेट्स टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये सेंट्रियोल है और ये स्पिंडल फाइबर जो शॉर्टन हुए हैं अकॉर्डिंगली, एनाफेज में शॉर्टन होते हैं। शॉर्टन होने के दौरान वो स्लाइडिंग मूवमेंट करवाते हैं क्रोमोसोम की, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड सिस्टर्स के साथ, माइटोसिस के केस में एक एक आर्म ही माइग्रेट की थी पोल की तरफ। अब ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम माइग्रेट कर रहा है दो क्रोमैटिड आर्म के साथ। ये ठीक है, सो इस तरीके से माइग्रेशन हो गया। अब माइग्रेशन के बाद क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए विद 2 क्रोमैटिड आर्म्स और 23 नीचे की तरफ, ऊपर नीचे मतलब दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए। एंड अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमारे पास रहेगा टेलोफेज। अब टेलोफेज में कोई फर्क नहीं है, माइटोसिस और मियोसिस के टेलोफेज सेम रहते हैं। तो टेलोफेज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, reappearance of organelles, न्यूक्लियोलस, मतलब जो चीजें प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपियर हुई वो दोबारा रीअपियर हो रही है बेटा। एंड अल्टीमेटली क्रोमोसोम गेट्स डीकंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, सो इस तरीके से वापस से वो सेम चीज होगी, यानी कि टेलोफेज के दौरान वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया है, ऑर्गेनेलीज अपेयर हो जाएंगी एंड क्रोमैटिन फाइबर बनना शुरू हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस हो जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया टेलोफेज एंड अल्टीमेटली लास्ट साइटोकाइनेसिस व्हिच इज एज सिमिलर एज माइटोसिस। ठीक है, प्रॉपर्ली सेल प्लेट और सेल फरो फॉर्मेशन रहेगा बिल्कुल एग्जैक्टली से। सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस फर्स्ट। सो ये सारे फेजेस के बाद अल्टीमेटली सेल डिवाइड कर गया, दो डॉटर सेल्स बन गए, और आपने खुद देखा कि किस तरीके से हमारे पास रिडक्शन हो गई क्रोमोसोम। याद रखेंगे डीएनए कंटेंट की रिडक्शन नहीं हुई है, डीएनए कंटेंट अभी भी डबल ही है जैसा कि सेल को चाहिए होता है। ठीक है, अभी वो रिड्यूस करना है, बट क्रोमोसोम नंबर अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारे पास इस साइड इस पोल पे 23 सेंट्रोमेयर गए और इस पॉइंट पे 23। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिडक्शन हुआ है हैप्लॉइड मतलब प्लॉइडी स्टेट का। ठीक है, तो बच्चे अब मियोसिस फर्स्ट के बाद बच्चे सेकंड मियोसिस सेकंड आ रही है, जो खुद में एक बहुत बड़ा फेज है ना, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेज आने वाली है। तो बच्चे उसके लिए क्या सेल तैयारी नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो बच्चे इसके लिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक छोटा सा फेज आता है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस यू कैन से इट्स अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज फॉर अ सेल, जो कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में आता है।
So बच्चे it's a short phase between meiosis first and meiosis second, and it's not an interphase. ये इंटरफेज नहीं है, ये इंटरकाइनेसिस है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में होगा। तो बच्चे इसमें कुछ तैयारियां करता है सेल जो कि मियोसिस सेकेंड को आगे कंडक्ट करने के लिए चाहिए, वो सब चीजें बना रहा है। क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के केस में अगर बात की जाए तो मियोसिस फर्स्ट के स्टेज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बनी होंगी जो सेकेंड ग्रोथ फेज में बनी होंगी, लाइक दिस एंजाइम, सम प्रोटीन, सम आरएनएस which are required during that particular meiosis first. ठीक, बट बच्चे मियोसिस सेकेंड के लिए भी वही चीजें चाहिए, तो इंटरकाइनेसिस में रुककर सेल वो सारी चीजें बनाता है। लेकिन ये इंटरफेस से डिफरेंट क्यों है? इंटरफेस से डिफरेंट इसलिए है तो क्योंकि इसमें डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी कि डीएनए की अब डबलिंग नहीं होती। अब ये डीएनए डबलिंग के बिना ही आगे बढ़ जाएगा। डीएनए इसमें भी सेपरेट होगा बेटा, यानी कि आगे भी सेपरेट होगा, लेकिन अब इस केस में हमारे पास जो है अब डबलिंग के बिना सेपरेशन हो जाएगी। मतलब अभी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है, ठीक है, बट अब नेक्स्ट स्टेज में डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाएगा। माइटोसिस में एक चीज सबसे अच्छी हुई थी, जब हमने क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया था तो डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया था, क्योंकि जब क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, दो अपोजिट पोल्स पे गए थे, तो डीएनए जो है क्रोमोसोम 46 और 46 ही गए, क्योंकि आर्म्स की सेपरेशन हो गई थी, जिसकी वजह से डीएनए का कंटेंट जो है वो सिमिलर रहा था। बट गैमीट्स के केस में हमें 46 क्रोमोसोम की जगह अब 23 क्रोमोसोम चाहिए, यानी कि जो पेरेंट के हिसाब से डीएनए कंटेंट भी था वो भी कम करना पड़ेगा। अभी डीएनए कंटेंट कम नहीं है, क्योंकि हम माइटोसिस के केस में ऐसे क्रोमोसोम्स भेज रहे थे, अभी पोल्स पे इस तरीके के क्रोमोसोम्स के विद 2 आर्म्स, तो डीएनए कंटेंट नहीं हुआ हाफ, जो कि हमें चाहिए था 23 चाहिए 46 से। सो इसीलिए अब इस चीज को हाफ करने के लिए मियोसिस सेकेंड होता है, तो जो कि मियोसिस फर्स्ट की कंटिन्यूटी में रहेगा। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो है वो हमारे पास एक ही कॉमन प्रोसेस का हिस्सा माने जाते हैं, वो अलग नहीं किए जाते। तो मियोसिस सेकेंड में अगेन 5 सब फेजेस रहने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, एंड फर्दर साइटोकाइनेसिस। जिसमें से सबसे पहला है प्रोफेज सेकेंड। तो प्रोफेज सेकेंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, organelles, they all gets disappeared. और क्रोमैटिन मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो थ्रेड लाइक होते हैं, they gets converted into chromosomes, मतलब उनकी कंडेंसेशन हो जाती है इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। और वो कंडेंसेशन कैसे होती है, हमने कल भी बात की थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब गायब हो जाएगा सब कुछ और अल्टीमेटली क्रोमोसोम इस तरीके से बन जाएंगे। मतलब अब जो है हमारे पास जो फर्दर प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो यहाँ पे इवेड हो जाता बेटा, इस तरीके से क्रोमोसोम बन गए।
तो प्रोफेज में रैंडमली अरेंज थे, माइटोसिस के केस में भी एग्जैक्टली वैसा हुआ। दूसरा है मेटाफेज सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स जो है वो इक्वेटर पे अलाइन होते हैं, एंड स्पिंडल एपरेटस। तो स्पिंडल एपरेटस भी मेटाफेज सेकंड में वो बन रहे हैं और अल्टीमेटली सेंट्रोमियर पे बाइंड कर रहे थे, काइनेटोकोर पे इनफैक्ट। तो इस तरीके से इक्वेटर पे हमारे पास सेंट्रोमियर, ये दिस इस तरीके से सेंट्रियोल ने स्लाइडिंग की है प्रोफेज फर्स्ट में, और अल्टीमेटली सेंट्रियोल, और ये आगे स्पिंडल फाइबर्स जो दोनों साइड से एक ही सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर को बाइंड करेंगे। है ना डिफरेंट? बिल्कुल। हमारे पास मेटाफेज फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड एनाफेज सेकंड। बिल्कुल सिमिलर तरीके से स्लाइडिंग मूवमेंट होगी। तो एनाफेजिक मूवमेंट ऑकर्स, यानी कि स्लाइडिंग मूवमेंट होगी क्रोमोसोम की ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो क्रोमोसोम जो है पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो सेंट्रियोल्स इस तरीके से आ रहे, परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा सेंट्रियोल्स। तो अब स्लाइडिंग मूवमेंट हुई है तो स्पिंडल शॉर्टन हो जाते हैं। और देखो क्रोमोसोम जो है उसकी एक एक आर्म गई है दोनों पोल्स की तरफ, अनलाइक एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। और अल्टीमेटली टेलोफेज बिल्कुल सेम बाकी टेलोफेज की तरह। तो टेलोफेज सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज, nucleolus and organelles reappears, और क्रोमैटिन मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा फ्रॉम क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स गेट डीकंडेंस इनटू क्रोमैटिन मटेरियल अगेन। बिल्कुल सेम इस तरीके से वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया दोनों पोल्स पे, और ये आ गया थ्रेड लाइक क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, एंड अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस, सेम साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन और सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से हो। ठीक है, जैसे हमने कल डील किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड डिविजन। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड डिविजन जो है कंप्लीट